हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी वन दरोगा के मुख्य एग्जाम्स के जो है क्वेश्चन थ्योरीज की। और अगर हम बात करें तो उसका जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है तो उसमें जो है सिर्फ वन से रिलेटेड ही उसमें जो है टॉपिक दिए गए हैं, तो उसी को हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके पहले जो है 3 चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें अगर देखें तो राष्ट्रीय वन्य नीति, दूसरा है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना और तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार। आज का ये चौथा वीडियो होगा, जिसमें चौथा लेक्चर होगा, जिसमें हम आरक्षित वन और संरक्षित वन को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड इसमें जो भी पॉइंट टू पॉइंट बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर, जो कि है आरक्षित और संरक्षित वन। ठीक है, इसके पहले का जो चैप्टर है वो भी देखिएगा, वीडियो आप चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से उसका जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय वन अधिनियम 1927 जो आया था, उसमें किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जो है प्रावधान करता है। और सरकार ने जो है वनों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है। निम्न प्रकार के वन जो है भारत सरकार के द्वारा विभाजित किया गया है। उसमें सबसे पहला अगर देखें तो आरक्षित वन का नाम आता है। आरक्षित वन क्या होता है, तो ये सबसे अधिक प्रतिबंधित जो है वन होता है, और इसमें जो है किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि जो कि सरकार की संपत्ति है, वहाँ पर जो है राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं। ठीक है, आरक्षित वनों में किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से जो है अनुमति के बिना स्थानीय लोगों की आवाजाही जो है निषिद्ध होती है, यानी कि मनाही होती है। वहाँ पर बिना किसी जो है अनुमति किसी वन अधिकारी के द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना जो है वहाँ स्थानीय लोग यानी कि लोकल के लोग को वहाँ पर आवाजाही की मनाही होती है, वहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक है, वनों की भूमि अधिकार जिन्हें आरक्षित वन या संरक्षित वन घोषित किया गया है, आमतौर पर भारत सरकार के स्वामित्व में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रीय उद्यानों या फिर भारत के वन्य जीव अभयारण्यों के विपरीत आरक्षित वन और संरक्षित वन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित किया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क है और वन्य जीव अभयारण्य है, तो उसके विपरीत जो आरक्षित वन और संरक्षित वन होते हैं, इससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो राज्य सरकार के द्वारा चीज़ें घोषित की जाती हैं, और नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य है जो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा सारी चीज़ें उसमें घोषित किए जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसके अलावा इसमें पॉइंट कर देखें तो वर्तमान में आरक्षित वन और संरक्षित वन एक महत्वपूर्ण तरीके से भिन्न है। आरक्षित वनों में शिकार, चराई आदि जैसी सभी गतिविधियों के अधिकारों पर प्रतिबंध है, यानी कि यहाँ पे चराई नहीं करा सकते पशुओं के लिए, और शिकार भी नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक कि विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए जाते हैं। संरक्षित क्षेत्रों में शिकार और चराई जैसी गतिविधियों के लिए अधिकार कभी कभी जंगल के किनारे जो वन संसाधनों या उत्पादों से आंशिक या पूरी तरह अपनी आजीविका को बनाए रखने पर रहने वाले समुदाय को के लिए जो है दिया जाता है। इसके अलावा संरक्षित वन क्या होता है, तो संरक्षित वन की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा किसी भी भूमि का गठन करने का अधिकार है जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार है, और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति का उपयोग जो है ऐसे वृक्षों जिनकी लकड़ी, फल और अन्य गैर लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है किया गया है। अब एक आता है ग्राम वन। ग्राम वन की बात करें तो वह वन होते हैं जिनके संबंध में राज्य सरकार किसी भी ग्राम समुदाय को किसी भूमि पर या आरक्षित वन के रूप में सूचीबद्ध भूमि के संबंध में जो है सरकार के अधिकार सौंप सकती है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं ग्राम वन। ग्राम वन के बारे में अन्य जानकारी की बात है तो देखिए, संरक्षित वन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सीमांकित संरक्षित वन और एक होता है असंबद्ध संरक्षित वन। और इस आधार पर कि क्या वन की सीमाएं औपचारिक अधिसूचना द्वारा जो है निर्दिष्ट की गई हैं, इस आधार पर जो है 2 प्रकार के वन जो है होते हैं। ठीक है, संरक्षित वन और सामान्यतः संरक्षित वनों को वन्य जीव अभयारण्यों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे प्रत्येक श्रेणी को उच्च स्तर की सुरक्षा और सरकारी फंड जो है प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1955 में एक आरक्षित वन घोषित किया गया था, जिसे वर्ष 1958 में एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया तथा वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। तो यानी कि कोई भी अगर नेशनल पार्क बनता है तो उसके पहले सबसे पहले उसको आरक्षित वन के रूप में घोषित करते हैं, फिर उससे बाद में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है, और सबसे लास्ट में उसको टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जो है घोषित किया जाता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया होती है। सरिस्का 1992 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया।
हालांकि इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए प्राथमिक अधिसूचना थी 1982 की शुरुआत में जो है जारी किया गया था। संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित भूमि का एक क्षेत्र का जो है द्रव्यमान है जिसमें सीमित स्तर की सुरक्षा होती है। संरक्षित वनों में सभी गतिविधियों की अनुमति है जब तक कि यह निषिद्ध ना हो, ठीक है, यानी कि बैन न लगा हो उस पर। इसके अलावा संरक्षित वन जो है भूमि का एक क्षेत्र या द्रव्यमान है जो एक आरक्षित वन है और जिस प्रकार सरकार के पास संपत्ति के अधिकार हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया है, ठीक है। अब वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। वनों के वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे तो देखिए निम्नलिखित प्रकार के आधार हैं। पहला है प्रशासन के आधार पर, तो इस आधार पर वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें आता है सबसे फर्स्ट सुरक्षित वन, ठीक है, और इस प्रकार के वनों में आम आदमी का प्रवेश वर्जित रहता है यानी कि निषिद्ध रहता है। साथ साथ लकड़ी इकट्ठा करने, पशुचारण का वर्जन भी रहता है, यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है एक तरीके से रोक टोक रहती है और इस तरह के वन सरकार के सीधे देखरेख में होते हैं और देश में 55.5% वन जो है क्षेत्र इसी वर्ग में आते हैं। दूसरा आता है संरक्षित वन। संरक्षित वन होता है जो कि भारत में इस प्रकार के वन 27.3% क्षेत्र हैं और इस प्रकार के वनों की देखरेख सरकार द्वारा की जाती है और इस वन में स्थानीय लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना और मवेशियों की चराने की जो है अनुमति प्राप्त होती है, ठीक है। तीसरा आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन की बात करें तो देश के 17% वन क्षेत्र पर जो है इनका विस्तार है और इस वर्ग के वनों में वृक्ष को काटने, पशुचारण का कोई प्रतिबंध नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरा वर्गीकरण आता है भारतीय संविधान के आधार पर, तो इस आधार पर वनों को उनके स्वामित्व, प्रशासन और प्रबंधन की दृष्टि से 3 वर्गों में इसको भी विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है इसमें राजकीय वन और इस प्रकार के वन जो है केंद्र और राज्य सरकार के नियंत्रण के में जो है पूर्ण रूप से होते हैं और इसके अंतर्गत देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण वन आते हैं। इसका विस्तार लगभग 93.8% वन पर क्षेत्र पर होता है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है वाणिज्यिक वन और यह जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग वन क्षेत्र का कुल लगभग 4.9% भाग जो है इसके अंतर्गत आता है और इन वनों का स्वामित्व और प्रशासन जो है स्थानीय निकाय यानी कि जैसे कि नगर निगम हुआ, नगर बोर्ड है, शहरी प्रदेश है, जिला बोर्ड तथा ग्रामीण पंचायत के अधीन रहता है। तीसरा इसमें आता है निजी वन। निजी वन की अगर हम बात करें तो यह वन क्षेत्र के कुल वन प्रदेश का 1% जो है भाग पर है और इन वनों का स्वामित्व व्यक्तिगत लोगों के हाथ में होता है। अब इसमें आता है तीसरा आधार है व्यापारिक आधार पर। तो व्यापारिक आधार पर वनों को, भारतीय वनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है विपण और दूसरा है अविपण। तो विपण की बात करें तो देश यह इस वर्ग का क्षेत्र जो देश के लगभग 82% भाग पर है और इन वनों में आवागमन जो है सुगम होता है। और अविपण की बात करें तो इस तरह के वन जो है ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में स्थित होते हैं और देश का लगभग 18% वन इस वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद इसमें चौथा पार्ट आता है आधार के आधार पर, तो गठन और बनावट के आधार पर। तो इसके आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है शंकुधारी वन। यह शीतोष्ण वन देश के लगभग 6.5% प्रदेश में जो है विस्तृत हैं, ठीक है। दूसरा आता है चौड़ी पत्ती वाले वन और इस प्रकार के वन जो है मैदानी पठारों और पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण मानसूनी वन है और ये देश के 94% वन जो है क्षेत्र इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तीसरा आधार आता है, इसमें अगला आधार जो है उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर अगर हम देखें तो इस पर जो है 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला उपयोगी वन, ये देश का 58% वन जो है इसी वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा इसमें भाग आता है संभाव्य उपयोगी वन। ये जो है देश का 20% वन क्षेत्र जो है इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब विभिन्न वन समूहों का वनावरण परसेंटेज के रूप में देख लेते हैं। तो पहला समूह वन में आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, तो ये 2.6% है, ठीक है। दूसरा समूह आता है उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन जो कि 9.2% है इसका क्षेत्रफल। समूह 3 के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है, यह 17.65% है इसका क्षेत्र। तटीय ज्वारीय वन जो है 0.73% है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तो ये 40.8% के अंतर्गत आता है वनावरण। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ये 2.7% वनावरण है। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन ये 0.12% है। उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्वतीय वन जो है 4.2% इसका जो है वनावरण है और उपोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन ये 2.36% वनावरण है। उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन ये 0.02% इसका जो है वनावरण है।
माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन जो है 2.66% आता है, और हिमालयी नम शीतोष्ण वन जो है 3.35%, हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन जो है 0.73%, और समूह 14, 15 और 16 के अंतर्गत उप अल्पाइन, अल्पाइन वन एवं प्लांटेशन जियो, तो उप अल्पाइन और अल्पाइन वन जो आता है 0.47%, प्लांटेशन GOF जो आता है 8.4% इसका जो है बनावरण है। ठीक है, इसके अलावा GLDF टाइप ग्रुप जो होते हैं ये 1.7% का बनावरण है। भारत में वनावरण की स्थिति की बात करें तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में जो है वृद्धि जारी है। और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का नंबर, तीसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर उड़ीसा और 5वें स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के परसेंटेज के रूप में वनावरण वाले मामले में अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में शीर्ष आता है मिजोरम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर और चौथा नागालैंड आता है। ठीक है, वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि परसेंटेज दर्शाने वाले राज्यों में देखा जाए तो तेलंगाना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज वृद्धि हुई है 3.07% की। इसके बाद आंध्र प्रदेश का है 2.2%, उड़ीसा का है 1.04%। वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कमी दर्ज हुई है, फिर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में हुआ है। ठीक है, तो ये था जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया, देखा। ठीक है, आरक्षित और संरक्षित वन से रिलेटेड। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखें तो किस भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन गठित किया जाता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत जो है गठित किया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा आरक्षित वन के अंतर्गत आता है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो टोटल 53% हिस्सा जो है आरक्षित वन के अंतर्गत संरक्षित वन आता है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतने जो है परसेंट क्या है आरक्षित वन है। किस वन क्षेत्र में पशु चरागाहों के व्यावसायिक उद्देश्य हेतु जो है सार्वजनिक प्रवेश और लकड़ियां लेने की अनुमति जो नहीं होती है, किस वन क्षेत्र में, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। वो आरक्षित वन होता है। आरक्षित वन में क्या है, लकड़ियाँ और चरागाह मतलब कि चरवाही नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें आरक्षित वन हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र में वनोत्पाद के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति होती है? तो वो होता है संरक्षित वन में। आंसर जो होगा इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन और वन वृक्षावरण है? तो टोटल अगर हम बात करें तो 24.6% हो गया है, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा वनावरण अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश नंबर आएगा। आंसर इसका जो होगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? तो मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश का आता है, तीसरा नंबर छत्तीसगढ़ का, चौथा नंबर उड़ीसा का आता है, याद रखिएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कितना मिलता है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत जो मिलता है यह मिलता है मिजोरम में। आंसर इसका जो होगा डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा स्थान मेघालय का आता है। पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता वाली विशेषता क्या है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो बी पार्ट है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की विशेषता आती है, तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान की अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय वन अनुसंधान की, तो ये देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है, तो यहीं पर वन अनुसंधान स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? इनमें से तो इनमें से अगर देखा जाए तो देवदार वृक्ष है जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से तो इसमें से अगर देखा जाए तो मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो इसमें से सुंदरबन के डेल्टा जो होता है मैंग्रोव वन यहाँ स्थित है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? इनमें से तो इनमें से सदाबहार वन पाए जाने वाले क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी पठार आते हैं जहाँ पे सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वन ह्रास का यानी कि वन में कमी का मुख्य कारण क्या है? वन ह्रास में कमी होना, तो वन में कमी का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किन वनों का स्वामित्व और प्रशासन स्थानीय निकायों के अधीन रहता है? इनमें से
तो अगर बात करें प्रशासन और स्थानीय निकायों के अधीन रहने वाला जो वन होता है वो होता है वाणिज्यिक वन, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।